स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल राग क्लासेस में। और फ्रेंड, आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस के 8th चैप्टर पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन को। और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं चैप्टर को बहुत अच्छे से समझा पाऊं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना, दोस्तों के साथ शेयर और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, जिससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड, हम चैप्टर स्टार्ट करें इससे पहले हमें इसके नाम को समझना होगा कि इसका नाम पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन क्यों रखा गया है। तो आप देखो, इस सारे चैप्टर में हम इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि पर्यावरण किसे कहते हैं, इसे कैसे नुकसान पहुंच रहा है, इसके नुकसान को हम क्या कर सकते हैं, कैसे कम कर सकते हैं। और फिर हम पढ़ेंगे प्राकृतिक संसाधन के बारे में कि इसका किस तरह दुरुपयोग हो रहा है। तो ये सारा चैप्टर इसी पढ़े, इसलिए ऐसा इसका नाम रखा गया है। अब देख लो, पर्यावरण में क्या होते हैं, जीव जंतु, मानव, पेड़ पौधे, ये सारे पर्यावरण के अंदर आते हैं। और जो प्राकृतिक संसाधन होते हैं, मतलब ऐसे संसाधन जो प्रकृति ने क्या है हमें बिल्कुल फ्री में हमें दी है अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। तो ऐसी चीज़ें क्या कहलाएंगी, प्राकृतिक संसाधन कहलाएंगी। तो आप देखो, ये जो प्राकृतिक संसाधन है और पर्यावरण है, ये क्या है, अब इसका बहुत ही ज़्यादा दुरुपयोग हो रहा है। आप देख रहे हो अब कितनी ज़्यादा पॉल्यूशन फैल गई है पूरे पृथ्वी पे। तो ये जो समस्या है ना, ये कब आई, तो 1960 के दशक के वक्त आई थी। मतलब बहुत पहले ऐसी स्थिति नहीं थी। पहले क्या था, पर्यावरण बहुत शुद्ध था और बहुत अच्छा था। लेकिन जो 1960 के बाद है, जो ये मसला है ना, उसने जोर पकड़ा। तब लोगों को एहसास हुआ कि हमें क्या करना चाहिए, इसके बारे में सोचना चाहिए। तब विभिन्न देशों ने इस पर बात करने को क्या किया, इसमें बात करने का प्रयास किया। क्योंकि आप देखो, इससे बहुत ज़्यादा समस्या आ रही थी। समस्या क्या आ रही थी कि कृषि योग्य भूमि घट रही थी, यानी ऐसी भूमि जिस पे हम खेती करते हैं। चारागाहों के चारे खत्म हो रहे थे। अब चारागाह में अगर चारे नहीं रहेंगे तो जानवर क्या खाएंगे, तो ये भी समस्या है। मत्स्य भंडार घट रहा था, जो मछली का भंडार है वो क्या है, खत्म हो रहा था, घट रहा था। जल प्रदूषण बढ़ रहा है, पीने योग्य जल की कमी हो रही है। और जल ही तो जीवन है, तो इसके बिना क्या है, हम गुजारा नहीं कर सकते हैं। और अब आप देख रहे हो कि जल प्रदूषण कितना ज़्यादा फैल गया है। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। अब आप एक चीज़ देखो कि ये जो प्राकृतिक संसाधन होते हैं ना, ये भले ही हमें प्रकृति ने फ्री में दिए हैं, लेकिन ये भी आपको पता होना चाहिए कि आप कितना भी पैसा लगा लो, ठीक है, लेकिन आप इसे नहीं बना सकते हो। तो हमें क्या करना चाहिए, इनकी वैल्यू को समझना चाहिए और इन्हें बचा के रखना चाहिए, संरक्षित करना चाहिए। लेकिन क्या होता है ना कि हम जो चीज़ मार्केट से खरीद के लाते हैं, जिसमें हमारा पैसा लगता है, उसे हम ज़्यादा वैल्यू देते हैं और उसे बिल्कुल बचा के रखते हैं। लेकिन जो हमें फ्री में मिल रहा है, जो प्रकृति ने हमें दी है, हम उसकी वैल्यू को नहीं समझते और बिना मतलब का उसको बर्बाद करते जाते हैं। तो आप देखो, अगर आप उसे वेस्ट कर दोगे तो वो आप बना नहीं सकते हो। तो हमें किसे बचाना चाहिए, जो प्राकृतिक संसाधन है, क्योंकि जो बना सकते हैं वो तो हम कभी भी बना लेंगे। तो ये क्या है, लोगों को समझना होगा। अब आप देखो कि खाद्यान्नों की कमी हो रही है, ठीक है। अब खाएंगे नहीं तो लोग जीवित कैसे रहेंगे। विकासशील देश में स्वच्छ पानी की उपलब्धता नहीं है, वनों की कटाई हो रही है, जैव विविधता को हानि हो रही है, ओजोन परत में छेद हो रहा है। ये जो ओजोन लेयर है ना, ये पृथ्वी को बचाता है सूरज के सभी हानिकारक जो किरण, जो पराबैंगनी किरण होती है, उसे क्या करता है, हमें पृथ्वी पे आने से हमें प्रोटेक्ट करता है, ओजोन लेयर। लेकिन अब क्या है कि इसको भी क्या है, नुकसान पहुंच रहा है, सॉरी, ठीक है। और आप देखो, जैव विविधता को हानि हो रही है। मतलब क्या है कि आप देखो, पहले क्या थे, बहुत सारे जानवर थे, बहुत सारी पक्षियाँ थी, मतलब सबकी बहुत ज़्यादा वैरायटीज़ थी। लेकिन अब क्या, वो वैरायटीज़ कहीं ना कहीं कम हो रही है। अब आप देखो, जो गौरैया होती है, पहले बहुत ही ज़्यादा मात्रा में थी, आंगन में, छत पे हमेशा देखने को मिल जाती थी। लेकिन अब आपको देखिए बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता होगा। तो क्या है, ये सब क्या है, जैव विविधता को हानि पहुंच रही है। और यही इसका उदाहरण है, वनों की कटाई हो रही है। अब ये क्यों हो रहा है, ये पॉपुलेशन के कारण हो रहा है, यानी जनसंख्या के कारण। जिस तरह हमारे लिए प्रदूषण हानिकारक है, उसी तरह पॉपुलेशन भी क्या है, हमारे लिए बहुत हानिकारक है। क्योंकि जैसे जैसे देखो, मैं आपको बताती हूँ एक चीज़, अगर मेरे पास 10 चॉकलेट है, ठीक है, और मुझे 10 बच्चों को देनी है, तो मैं सबको एक एक करके दे दूंगी। लेकिन आप सोचो, चॉकलेट तो मेरे पास 10 ही है, लेकिन बच्चे क्या होंगे, 20 आ जाएंगे, 25 आ जाएंगे, तो मुझे सबको एक चॉकलेट देने में क्या होगी, बहुत परेशानी आएगी। और मैं उसे क्या करूँगी, थोड़ा थोड़ा दूंगी।
तो ऐसे देखो बटेगा तो सबको, लेकिन सबकी मात्रा जो होगी वो कम हो जाएगी। और यही स्थिति हो रही है जनसंख्या बढ़ने से, कि अगर जितनी ज़्यादा जनसंख्या बढ़ेगी, सामान तो सीमित है, तो ऐसे में क्या होगा, लोगों को जो उपलब्धता है, लोगों की जो ज़रूरत है वो पूरी नहीं हो पाएगी। इसलिए हमें जनसंख्या नियंत्रण पर भी ध्यान देना चाहिए। अब आप सोचोगे कि ये जो घटना है, यानी ये जो टॉपिक है, ये भूगोल की है, तो फिर मैं आपको पॉलिटिकल साइंस में क्यों बता रही हूँ। तो आप एक चीज़ समझो, ये टॉपिक भले ही जियोग्राफी का है, लेकिन इस पे जो समाधान किया जाएगा वो कौन करेगी, देश की सरकारें करेगी। और सरकार कहाँ पे आती है, तो पॉलिटिकल साइंस में आती है। इसलिए हम इस टॉपिक को पॉलिटिकल साइंस में पढ़ेंगे। तो ये आपका क्लियर हो गया। इसलिए ये क्या है, राजनीति का मुद्दा है। अरे चलिए, विद्वानों का एक समूह क्लब ऑफ रोम ने 1972 में लिमिट्स टू ग्रोथ नामक पुस्तक लिखी। विद्वानों का एक समूह था, ठीक है, एक ग्रुप था, जिन्होंने क्लब ऑफ रोम ने, ठीक है, इस समूह का क्या नाम था, क्लब ऑफ रोम। इन्होंने क्या की, एक पुस्तक छापी थी जिसका नाम था लिमिट्स टू ग्रोथ। और इस पुस्तक में बताया गया कि जनसंख्या के बढ़ने से किस प्रकार संसाधन घट रहे हैं। मैंने अभी आपको यही बताया चॉकलेट का एग्जाम्पल देके, कि क्या जैसे जैसे हम जनसंख्या को बढ़ाएंगे, सामान तो हमारे पास सीमित है, तो ऐसे में क्या होगा, जो संसाधन है वो घटते चला जाएगा। और यही इस पुस्तक में लिखा गया था। तो आपको याद रखना है कि इस ग्रुप का क्या नाम था और ये कब छपा था और बुक का क्या नाम था। तो ये सब आपको याद होना चाहिए। अब आप देखो, UNEP ने पर्यावरण से संबंधित मुद्दों का सम्मेलन करवाया। ये जो UNEP है ना, जैसे हमने पढ़ा था यूएनओ की बहुत सारी एजेंसियां हैं, UNDP, यूनिसेफ, यूनेस्को, उसी तरह एक UNEP है जिसका नाम है यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। तो जैसा कि इसका नाम है पर्यावरण कार्यक्रम, तो ये क्या करेगी, पर्यावरण के जो मुद्दे हैं उसको क्या करेगी, सम्मेलन करवाएगी, उस चीज़ों के बारे में ये सोचेगी। ये UNEP का काम है। तो अब आप देखो, एक सम्मेलन किया गया था, ठीक है, रियो सम्मेलन, जिसे हम पृथ्वी सम्मेलन के नाम से भी जानते हैं। और इसका नाम रियो सम्मेलन इसलिए है क्योंकि ये ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में हुआ था। इस शहर के नाम पे इस सम्मेलन का नाम रखा गया। कब हुआ था, तो 1992 में हुआ था, जिसमें 170 यानी 170 देशों ने भाग लिया। और इसके साथ ही, मतलब सिर्फ देशों ने भाग नहीं लिया, इसके साथ हजारों स्वयंसेवी संगठन और बहुराष्ट्रीय निगम, ये गलत है, ठीक है, बहुराष्ट्रीय निगम ने भाग लिया था इसमें। और ये जो मुद्दा था ना, यानी ये सम्मेलन इसलिए किया गया था कि वो पर्यावरण पे और विकास के मुद्दों पर क्या कर सके, बात कर सके सम्मेलन, इसलिए ये सम्मेलन किया गया था। मतलब इनका जो टॉपिक था वो था पर्यावरण और विकास। तो यहाँ से आपका क्लियर हो गया कि रियो सम्मेलन हम किसे कहते हैं, इसका नाम ये क्यों पड़ा, इसका और क्या नाम है, ये कब हुआ, कितने देशों ने भाग लिया, और ये सब हमने देख लिया। अब आप देखो, इस सम्मेलन के 5 साल पहले 1987 में आवर कॉमन फ्यूचर रिपोर्ट छपी थी। ये जो सम्मेलन हुआ था 1992 में, इससे पहले एक रिपोर्ट छपी थी जिसका नाम था आवर कॉमन फ्यूचर, यानी हमारा जो भविष्य है उसके बारे में ये रिपोर्ट छपी थी। कि इसमें बताया गया था कि जिस तौर तरीके के साथ हम आज विकास कर रहे हैं, आगे चलकर यह टिकाऊ साबित नहीं होगा। इसमें यही बताया गया था कि जिस तरह हम आज विकास कर रहे हैं, ये हमारे लिए, हमारे फ्यूचर के लिए टिकाऊ साबित नहीं होने वाला है। आप देखो, जो चीज़ जितना ज़्यादा डेवलप हो जाती है, ठीक है, अगर हम बहुत ज़्यादा डेवलप कर लेंगे तो एक कहीं ना कहीं हर चीज़ की एक निश्चित सीमा होती है। बट अगर वहाँ तक पहुँच जाओगे तो आप क्या होगे, फिर वापस से आप पीछे चले जाओगे। तो यही कारण है कि हम क्या कर रहे हैं, इतनी ज़्यादा तेज़ी से विकास कर रहे हैं जो कहीं ना कहीं हमें ही नुकसान पहुंचा सकती है। आप देखो, साइंस इतना ज़्यादा डेवलप है, ठीक है, आप देखो चीन बहुत ज़्यादा डेवलप है, और ये जो कोरोना वायरस है ये चीन की ही देन है, और इसे हम विज्ञान का श्राप भी कह सकते हैं। आप देखो, विज्ञान इतना ज़्यादा विकसित हो गया कि ये क्या है, अब लोगों के लिए हानिकारक साबित हो रहा है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए कि अगर विकास भी कर रहे हैं तो एक सीमा में करनी चाहिए, ठीक है, सीमित तरीके से करनी चाहिए। यहाँ एक बात खुलकर सामने आई कि उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध के जो हिस्से हैं वह सभी अलग अलग एजेंडा है। आप देखो, जो हमारा पृथ्वी है वो 2 भागों में बटा हुआ है, ठीक है,
उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। तो ऐसे में इन दोनों गोलार्धों की क्या है, जो समस्या है वो अलग अलग है, क्योंकि जो उत्तरी गोलार्ध है वो अमीर देशों का देश है, ठीक है, मतलब इस तरफ क्या है बहुत सारे विकसित देश आते हैं, और जो दक्षिणी गोलार्ध है ये कहीं ना कहीं विकासशील देश है और जो गरीब है। तो अब दोनों की समस्या भी क्या होगी, अलग अलग होगी, स्वाभाविक सी बात है। आप देखो जो दक्षिण, यहाँ पे ये आप देख लो, ये उत्तरी है, ठीक है, उत्तरी, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। तो आप यहाँ देखो प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ की मुख्य चिंता है ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन परत में छेद, पर्यावरण, यानी आप यहाँ की समस्या देख रहे हो ये अलग है। लेकिन अगर हम दक्षिणी गोलार्ध की बात करें, यानी जो गरीब देश है उनके पास क्या है, गरीबी, आर्थिक विकास, आधुनिक प्रौद्योगिकी, ये सब इनकी क्या है समस्या है। और आप देखो ये पहले तो उत्तरी गोलार्ध की भी रही होगी ये समस्या, लेकिन अब क्या है ये विकास कर चुका है, तो अब इसकी समस्या भी चेंज हो गई है। अब ये हमारे पर्यावरण के बारे में सोचेगा, इसका चिंता क्या है, ग्लोबल वार्मिंग है, ओजोन परत में जो छेद हो रहा है वो है, पर्यावरण है। लेकिन जो अभी विकास ही नहीं किए तो उनके पास तो यही समस्या होगी कि वो अपना विकास किस तरह करे, गरीबी को कैसे खत्म करे। तो यही दोनों में डिफरेंस है। आप देखो रियो सम्मेलन में, यहाँ पे डी नहीं होगा, ठीक है, रियो सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता, वानिकी से संबंधित कुछ नियम निर्धारित हुए थे। और ये जो रियो सम्मेलन था इसमें जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है, आप देखो जो हमारा जलवायु है, क्लाइमेट है, वो अब कितना ज़्यादा बदल गया है। पहले क्या था, 12 महीना में हर जो सीज़न आता है, ठीक है, 4-4 महीना सबका टाइम था। 4 महीना ठंडा रहती थी तो 4 महीना गर्मी, फिर बरसात, फिर स्प्रिंग सीजन। लेकिन अब क्या है कि आप देखो 8 महीना तो गर्मी रहती है, और बारिश क्या है कभी भी किसी भी सीजन में हो जाती है। जब नहीं होना होता है तो बहुत टाइम तक नहीं होती है, जहाँ पे होती है वहाँ बहुत ज़्यादा होने लगती है। तो ये सब क्लाइमेट चेंजेस की वजह से हो रहा है। जैव विविधता, यानी आप देखो जो जैव विविधता यानी जो जानवरों की जो वैरायटीज़ थी वो अब कम होते जा रही है। मैंने अभी आपको गौरैया का एग्जांपल देके बताया, और ऐसे बहुत सारे जानवर जो तो अब पाए ही नहीं जाते। तो ये सब क्या है, बहुत ही नुकसानदायक पहलू है। तो इसी सब को लेकर एक नियम निर्धारित किया गया था रियो सम्मेलन में। तो ये आपका क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं एजेंडा 21 क्या है। एजेंडा मतलब होता है मुद्दा। तो मुद्दा जो 21 है उसमें विकास के कुछ तौर तरीके सुझाए गए थे, लेकिन क्या है कि इसकी बहुत ज़्यादा आलोचना भी हो गई थी, क्योंकि आप देखो हमारे पास समस्या अभी पर्यावरण को लेकर थी। हम इसके बारे में सम्मेलन करने वाले थे, लेकिन यहाँ पे पर्यावरण के बारे में कम बात की गई थी और विकास के बारे में ज़्यादा बात की गई थी। और अगर हम विकास करेंगे तो फिर तो कहीं ना कहीं पर्यावरण को नुकसान पहुँचेगा, तो इसलिए क्या है इसकी आलोचना की गई थी। अब आप देखो टिकाऊ विकास आर्थिक वृद्धि का तरीका ऐसा हो कि इसमें पर्यावरण को नुकसान न पहुंचे। और टिकाऊ विकास हम उसे ही कहते हैं, यानी हम अपना विकास तो करें लेकिन ऐसे तरीके से जिससे पर्यावरण को नुकसान न पहुंचे। और ऐसा विकास हो तो फिर क्या है, कोई परेशानी आएगी ही नहीं। अब आप देखो ये आपका क्लियर हो गया, तो आपको भी समझ में आ रहा होगा कि किस तरह हमारे ही कारण से, यानी जिस तरह हम विकास कर रहे हैं यही हमारे लिए नुकसानदायक भी हो रही है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आप देखो विश्व के साक्षी संपदा की सुरक्षा। अब साझी जो संपदा है उसका मतलब होता है ऐसे संसाधन जिन्हें किसी खास का नहीं बल्कि पूरे समुदाय का अधिकार हो, जिन पर होगा यहाँ पे, ठीक है। ये आप थोड़ा लिखना, क्योंकि बहुत लिखना पड़ता है तो थोड़ी मिस्टेक तो हो जाती है। जिन पर, ठीक है, यहाँ पे आपको जिन पर लिखना है। तो ऐसे संसाधन जिन पर किसी खास का अधिकार नहीं होता बल्कि पूरे समुदाय का होता है, उसे हम क्या कहेंगे, साझी संपदा। जैसे कुआं हो गया, कुआं किसी एक का तो नहीं हो सकता, चारागाह हो गया, मैदान हो गया, नदी हो गए, झील हो गया, तो ये सब हो जाएगा साझी संपदा। अब देखो वैश्विक संपदा और साझी विरासत, इसे हम समझते हैं। विश्व के कुछ ऐसे हिस्से या क्षेत्र होते हैं जो किसी भी एक देश के क्षेत्राधिकार से बाहर होते हैं। देखो विश्व में ऐसे बहुत सारे जगह हैं जो किसी खास का नहीं, यानी किसी एक देश का वो क्षेत्र नहीं होता है, उस पे पूरे जो एक समुदाय है, पूरे जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था है उनका क्या होता है,
उनका अधिकार होता है। इसलिए इनके प्रबंध की जिम्मेदारी भी साझे तौर पर होती है, और जो चीज़ सभी का होगा उसकी जो सुरक्षा होगी वो भी कौन करेगा, तो सब मिलकर करेंगे, और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा किया जाता है। जैसे आप देख लो अंतरिक्ष, ये अंतरिक्ष सिर्फ अमेरिका का या सिर्फ भारत का तो नहीं हो सकता। चांद, ये सब क्या है, पूरे विश्व का है, ठीक है। पूरे धरती पे जितने भी देश है सभी का इन पे अधिकार है। जो समुद्र की सतह है इस पे भी सभी का अधिकार है। और जो अंटार्कटिका है, ये जो एक ऐसा जगह है जिसमें भी क्या है, बहुत ज़्यादा विवादित ये जगह है। आप देख लो, फ्रांस, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन आदि के अंटार्कटिका को लेकर विवाद है। यानी सब क्या कहते हैं कि ये मेरा क्षेत्र है, ये मेरा क्षेत्र है, और इसे लेकर इन सभी देशों में विवाद है। तो आपको याद रखना होगा। अब हम बात करते हैं, इस पर एक संधि भी की गई थी, अंटार्कटिका संधि, जो कि 1959 में हुई थी। अंटार्कटिका पर्यावरण न्यायाधिकरण 1991 में हुई थी, और मॉन्ट्रियल न्यायाधिकरण 1987 में हुई थी। और ये तीनों आपको बिल्कुल याद होना चाहिए, ठीक है, हमेशा याद होना चाहिए। साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारी। अब हम इसके अंदर पढ़ेंगे कि किस तरह जो देश है, ठीक है। अब हमने आपको बताया कि उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध जो है उसकी स्थिति अलग अलग है। तो ये जो साझी संपदा होगी उसकी जिम्मेदारी भी क्या होगी, इनके विकास के आधार पर अलग अलग होगी। अब आप देखो, पर्यावरण को लेकर उत्तरी व दक्षिणी गोलार्ध के देशों में अंतर है। अभी मैंने बताया, उत्तर में विकसित देश है जो पर्यावरण को लेकर उसी रूप में चर्चा करना चाहते हैं जिस रूप में आज है। मतलब जो विकसित देश है वो क्या करना चाहते हैं, जैसे पर्यावरण अभी बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो गया तो उसको सुधारने की बात करते हैं कौन, अमीर देश। ये चाहते हैं कि पर्यावरण संरक्षण के हर देश बराबर हो। और ये क्या चाहते हैं आप कि क्या हो, कि ये जो संरक्षण करना है सभी देश क्या करें, इसकी बराबरी हिस्सेदारी करें। ये कौन कहता है, तो जो अमीर देश है, विकसित देश है। लेकिन जो विकासशील देश है वो क्या कहते हैं, क्या चाहते हैं कि पर्यावरण को जिसने ज़्यादा नुकसान पहुंचाया वो ज़्यादा भरपाई करे। और आप देखो ये बात भी सही है, क्योंकि जो पर्यावरण है उसको जो विकासशील देश है उसने तो अभी नुकसान तो पहुंचाया ही नहीं, वो तो अभी अपना विकास ही कर रहे हैं। लेकिन जो विकसित देश है वो क्या किया, पहले तो अपना विकास भी कर लिया, अब क्या है उस पर प्रतिबंध लगा देंगे कि अब आप क्या करो, इतने ही कार्बन डाइऑक्साइड का आप उत्सर्जन कर सकते हो, विकास नहीं करना है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है। तो आप देखो, वो तो अपना तो विकास कर चुके हैं लेकिन बाकी देशों को वो करने से रोक देंगे, तो ये गलत हो जाएगा। तो ऐसे में जो विकासशील देश है वो ये कहते हैं कि पर्यावरण क्या है, इसको जिसने ज़्यादा नुकसान पहुंचाया, क्योंकि जो विकसित देश है उसने ज़्यादा नुकसान पहुंचाया, तो इन्हें क्या करना चाहिए, भरपाई भी ज़्यादा करनी चाहिए, और जिन्होंने कम नुकसान पहुंचाया है उसे कम भरपाई करनी चाहिए। तो ये विकासशील देश कहते हैं, और यही दोनों के बीच एक क्या है, विवादित मुद्दा है। तो इसे हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक आप हमारे चैनल पर बने रहिए, घर पे रहिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा। टेक केयर, बाय बाय।